नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों पर योगी सरकार ने सख्त रवैया अपनाना हुआ शुरू कर दिया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आज बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई है और अवैध निर्माण को जमींदोज करने की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की एक टीम ने लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पूर्व सांसद अतीक अहमद के फ्लैट पर छापा मारा। अतीक अहमद के फ्लैट 202 पर ताला लगा था। वहीं प्रयागराज में वारदात के बाद शूटरों की इसी अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इस दौरान पार्किंग में खड़ी अतीक अहमद की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज गाड़ी को जब्त कर लिया है। प्रयागराज में उमेशपाल की हत्या का मुख्य आरोपी असद अहमद है, जिसे एसटीएफ तलाश रही है। पुलिस असद के परिचितों और मददगारों की कुंडली खंगाल रही है। तो उमेशपाल हत्याकांड पे योगी सरकार का सख्त एक्शन अभी भी जारी है। प्रयागराज में जो हत्याकांड हुए थे उसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अब एक बार फिर से जो है बुलडोजर चलाई जाएगी। अतीक अहमद की करीबियों के जमीन पे देखिए किस तरीके से प्रयागराज में 2 हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर लगातार एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। लखनऊ में छापा पड़ा तो प्रयागराज में भी छापा पड़ा। अब आपको बता दें कि अतीक के गुर्गों पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। योगी सरकार ये एक्शन कर रही है। उमेशपाल हत्याकांड में सख्त होते हुए नजर आ रही है योगी सरकार। किस तरीके से प्रयागराज की वो घटना थी जब उमेशपाल को जो है मर्डर किया गया था, उनका तो दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लगातार ये एक्शन हो रहा है और कई ऐसी जगह है जहां पे छापेमारी चल रही है। इस दौरान पप्पू को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी दे रही कि यूनिवर्सल अपार्टमेंट में जो है ये छापेमारी चल रही थी। इस दौरान कई मर्सिडीज कार और ऐसी कई महंगी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। तो अतीक के गुर्गों पे लगातार छापेमारी चल रही है। योगी सरकार जो है इस पे एक्शन ले रही है, सख्त हो चुकी है योगी सरकार। लखनऊ में भी छापा पड़ा तो अब देखिए प्रयागराज में बुलडोजर चलने को आया है। तो लगातार छापेमारी चल रही है। एसटीएफ और सीबीआई दोनों इस मामले में है, इस मामले की जांच कर रही है। एसटीएफ कई जगह छापेमारी भी कर रही है तो सीबीआई भी पूरी कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाए और जो भी इसके अपराधी है उनको पुलिस की गिरफ्त में कर लिया जाए। तो प्रयागराज में बुलडोजर चलने वाला है। अब कुछ ही देर में अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। योगी सरकार जो है सख्त हो चुकी है उमेशपाल हत्याकांड को लेकर। तो तमाम जो तार है अतीक अहमद से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। किस तरीके से अतीक अहमद की पत्नी ने भी जो है योगी सरकार से गुहार लगाई थी कि उनके दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उनके दोनों बच्चों का कोई अता पता नहीं है। एक बच्चा 9वीं क्लास में तो दूसरा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है। इसी खबर पे सोहेब रिजवी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सोहेब, देखिए एक तरफ जहां लखनऊ में छापेमारी चल रही है तो वहीं प्रयागराज में अब बुलडोजर उतर गया है। पहले से ये कयास लगाया भी जा रहा था कि न सिर्फ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही, पीडीए भी लगातार उन लोगों के संपत्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करे जो इस मामले में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, आरोपी हैं। और यही वजह है कि बहुत जल्द कई ऐसी जगहों पर कार्रवाई हो सकती है जिनके बारे में कहा जाता है कि पीडीए की जो नॉर्म्स है उसको पूरा नहीं किया गया है। यानी नक्शा पास कराने से लेकर के जमीन को लेकर के तमाम जो कागजी कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं खामियां पाई गई हैं। फिलहाल अभी इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। हमारे पास जो जानकारी है कि अतीक अहमद के आवास के पास ही एक मकान चिन्हित हुआ है जो उनके करीबी का बताया जा रहा है। अब किस तरह की कितनी देर में कार्रवाई होगी इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि जहां पुलिस तमाम जो संदिग्ध है उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक और दूसरे प्रदेश तक भी टीमों को लगाया गया है, क्योंकि ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि घटना के बाद कुछ दूसरे स्टेट की तरफ भी भागे हो। खासतौर से नेपाल बॉर्डर पर निगाह रखी जा रही है और इसी लिए ये कार्रवाई की जा रही है ताकि एक तरह से प्रेशर बिल्डअप किया जाए उन लोगों पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल लखनऊ में गोमती नगर में एक छापेमारी हुई जहां पे 2
गाड़ियां बरामद की गई। हालांकि हमारे पास जो जानती है कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन गाड़ियां जरूर बरामद हुई है। ये गाड़ियां अतीक की बताई जा रही है। इसमें वेस्ट बंगाल और दिल्ली का नंबर है। तो इन गाड़ियों को फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ अभी मेजा इलाके में एसटीएफ ने एक हिरासत में लिया है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसमें आरोपी है गुलाम, उससे उसका कनेक्शन है, गुलाम के बारे में जानकारी इकट्ठा उससे की जा सकती है। इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से राजनीतिक रूप से इसको तूल पकड़ाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं दबाव जरूर है और इसी वजह से पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर काफी गंभीर है और इसी वजह से ताबड़तोड़ न सिर्फ छापेमारी की जा रही, कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और भी तेजी से देखने को मिलेगी। जी देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के जो पूरा मामला है प्रयागराज में, किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से लगातार कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो रहे थे। अब योगी सरकार की ये ताबड़तोड़ छापेमारी, ताबड़तोड़ जो एक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है गंभीरता से लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए कुछ ही देर पहले जो है लखनऊ में छापेमारी की गई थी, अब प्रयागराज में बुलडोजर चलने को आया है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार खुद इस मामले को लेकर सख्त होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि ऐसे जो अपराधी या माफिया हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसी वजह से उसको अमली जामा पहनाने की भी कोशिश की जा रही है। इस मामले में एक इनकाउंटर अरबाज का भी किया गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो क्रेटा गाड़ी है उसको वो चला रहा था और उसको पुलिस ने मार गिराया है। अब साथ ही साथ और लोगों की तलाश की जा रही है। तो ये जरूर है कि ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस बहुत सी चीजों को शेयर नहीं कर रही है और उसका कहना ये कि उससे उनकी जो जांच है या उनकी कार्रवाई उस पर असर पड़ सकता है। इस वजह से बहुत सी चीजें मीडिया ट्रायल की तरह निकल कर भी आ रही है। हालांकि बहुत पुख्ता तौर पर अभी इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये उम्मीद की जा रही है, ये जरूर है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से तेजी दिखाई जा रही है, जल्द ही उन लोगों को जो इसमें आरोपी हैं गिरफ्तार किए जाएंगे। हालांकि जो शाइस्ता परवीन है अतीक की पत्नी, वो पिछले दिनों अपनी चुनाव तैयारी में जुटी हुई थी, लगातार जनसंपर्क कर रही थी। अब जिस तरह से इस घटना हुई है तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उसमें इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराने की बात की है। उसके अलावा कोर्ट में भी उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई, क्योंकि उनके 2 बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस बारे में ना ही उन्हें कोई जानकारी दे रही, ना उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट ने भी 2 तारीख तक जो संबंधित थाना है उससे आख्या मांगी है इस संदर्भ में। तो कह सकते हैं कि एक तरह से आरोप प्रतिरोध के बीच में कार्रवाइयां भी बहुत तेजी से हो रही है। साथ ही साथ जिन पर दबाव बन रहा है वो कानूनी रूप से भी अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से याचिका और अर्जियां भी कोर्ट में डाली गई हैं। उसके बाद कोर्ट की तरफ से आने वाले दिनों में क्या रुख होता है इसको भी देखना होगा। हालांकि जो अशरफ हैं, जो अतीक के भाई हैं, जेल में बंद हैं, उनकी तरफ से भी एक अर्जी डाली गई थी जिसको कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें सीधे तौर पर पेशी पर नहीं ले जाया जाए, बल्कि जेल से उनकी पेशी कराई जाए। तो इस तरह की चीजें अब निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में बहुत तेजी से सरकार की तरफ से जो आदेश है उसका पालन किया जा रहा है और कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी, इस पूरे मामले में सरकार बहुत सख्ती से एक्शन ले रही है और कार्रवाई कर रही है। देखिए, आप प्रयागराज में खुद इस वक्त मौजूद है और प्रयागराज में कुछ ही देर में हो सकता है बुलडोजर चलेगा अतीक की करीबियों की जमीन पे। तो कितनी देर में बुलडोजर चल सकता है और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसको लेके की जा रही है? बिल्कुल, चूंकि धूमनगंज थाना इलाके में इस कार्रवाई की बात सामने आ रही है और इस वक्त जो थाना है वहां पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। हालांकि अभी वो किस ओर जाएंगे इस बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे पास जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि अतीक अहमद का जो चकिया स्थित आवास है उसी के पास एक उनका करीबी है जिसके मकान को चिन्हित किया गया। हालांकि 2 तरह की चीजें निकल के आ रही है। एक चीज ये निकल के आ रही है कि ये कार्रवाई पहले से प्रस्तावित थी जिसको अब किया जा रहा है, साथ ही साथ अतीक से भी जोड़ा कर देखा जा रहा है। इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद कार्रवाई के बाद ही तय हो पाएगा। हालांकि ये जरूर है कि जो उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, जिनके नाम आए हैं, उनकी जरूर पीडीए कुंडली खंगाल रही है, उनके जो संपत्तियां हैं उसके बारे में जांच कर रही है। खासतौर से गुलाम के बारे में बताया जा रहा है जो इसमें आरोपी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शूटर के रूप में वहां पर मौजूद था।
तो उन लोगों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पीडीए उस पर भी बड़ी कार्रवाई करेगा। जी शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू, कई अहम मुद्दों पर हंगामे के आसार। बजट सत्र के दौरान सत्ता विपक्ष में हंगामे के आसार। बड़ी खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कई अहम मुद्दों पर हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष हंगामा कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस दौरान कई हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है। कई अहम मुद्दों पे हंगामे के आसार हो सकते हैं। कई अहम मुद्दों पे चर्चा हो सकती है। सत्ता और विपक्ष में हंगामे के आसार हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो बजट सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में हंगामे के आसार भी नजर आ सकते हैं। कई अहम मुद्दों पे भी चर्चा होगी और कई अहम मुद्दों पे भी हंगामा हो सकता है। विपक्ष हंगामा कर सकता है, तो हंगामे के आसार बजट सत्र में देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बीच हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। चलिए चलेंगे यूपी, जहां की विधानसभा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। घोषित कर देने के बाद भी हम उन्हें अपात्र घोषित करते हैं जब छानबीन में ऐसा कुछ मामला प्रकाश में आता है। तो जैसे हम 22-23 की इसी वर्ष की बात करें तो कई अन्य घटकों के लिए वो पात्र पाए गए या अन्य घटकों में उन्होंने मकान ले लिया था। ऐसे 806 लोग पाए गए। भूमि विवाद या भूमि स्वामित्व का उनका कोई विवाद था, ऐसे 15,271 लोग थे। और कई बार उनकी वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय कहीं से लिखवा लेते हैं कि इतनी है, लेकिन वास्तव में जब पता चलता है कि 3 लाख जो पात्रता की आय है उससे ज़्यादा है उनकी आय, तो उसके चलते भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में मकान रद्द किए हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो अप्लाई करने के बाद कहीं चले जाते हैं, वहाँ लेना इच्छुक नहीं होते हैं, शहर बदल देते हैं, नगर बदल देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। उसके कारण 23,358 लोगों का रद्द किया गया। अन्यत्र चले जाने के कारण इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी 2022-23 मतलब इस वर्ष में 1,56,378 लोगों का मकान हमने रद्द किया है। लेकिन अब उन गरीबों के सामने कोर्ट कचहरी करना, केस करना, दंडित करना, ये मुझे आवश्यक लगता नहीं। इसमें माननीय मंत्री जी, एक मिनट, इसमें माननीय मंत्री जी, ये आपकी बात 100% सही है, जो भी आपने दिया सही जवाब है। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने नाम मकान आवंटित करा लेते हैं, लेकिन वो किराए पे दे देते हैं। तो उसमें अगर कोई अपात्र है तो इसको उसमें रहने के लिए उसके लिए मकान है, उसको किराए पे देने के लिए नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात की जांच करा लें कि पात्र व्यक्ति कोई भी हो, वो उसमें रह रहा है तो उसका अधिकार है। अपात्र हम उसको मानेंगे कि किसी को किराए पे देने के लिए मकान आवंटित नहीं हुआ, इसकी जांच करा लेंगे और जो लोग भी उसमें होंगे उनको खाली कराएंगे, पात्र लोगों को देंगे। इतना ही निवेदन है। प्रसंख्या से श्री तूफानी सरोज, श्री तूफानी सरोज नहीं है, तूफानी सरोज नहीं है। प्रसंख्या 7 श्री मनोज कुमार पांडे जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य के इस बहुत आवश्यक प्रश्न पर आपने अनुपूरक पूछने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न था कि एनटीपीसी संयंत्र के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, ये तो कई बार आप पूछ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। नहीं, हम लोग उस दिन भी बात हुई थी जिस समय ये कहा था कि एनटीपीसी। मैंने नहीं पूछा था सर, मैंने नहीं पूछा था। मेरा था एयर पोल्यूशन, जब वो दूसरा था। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो मैं कंफ्यूज कर गया। पहला क्वेश्चन है। नहीं, आप ठीक है, आप पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न था कि एनटीपीसी संयंत्र के द्वारा जो प्रदूषण और मानव जीवन को खतरा जो पैदा कर रहे हैं, उस पर सरकार कोई जांच कराएगी और कार्रवाई करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हो, ये बड़ा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं भी इससे प्रभावित हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार में
एनटीपीसी ऊंचाहार है। आज स्थिति ये माननीय अध्यक्ष जी कि 27 ग्राम पंचायतें, चाहे वो गंगेरा हो, रायपुर, मतरमपुर, इटैली, उमरन, रसूलपुर, सराय अख्तियार, निगोहा, सुकुल्लापुर, मोखरा, उधनपुर, सराय सहजन, गंसरी, मुरारमऊ, इन क्षेत्रों की सर स्थिति ये है कि जब एनटीपीसी की ऐश वहाँ से निकलती है और सीधे उतनी दूर का वातावरण पूरा ब्लैक हो गया है, आसमान भी ब्लैक दिखाई देता है, ऐश लोगों के सांस के द्वारा अंदर जा रही है। अभी एक केंद्रीय स्वास्थ्य कमेटी ने एक सर्वे कराया था उस इलाके का, उसमें सबसे ज़्यादा 7 जिलों में कैंसर के मरीज उसी रोहनिया ब्लॉक और ऊंचाहार के आंशिक क्षेत्र में मिले। अगर वहां पर कोई व्यक्ति चला जाए, लोगों की सुबह छतों पर 1 इंच ऐश वो लोगों की छतों पर इकट्ठा रहती है। और यही नहीं मान्यवर, इनके ऐश डैम बने हैं 3, एक कोटरा बहादुरगंज में और एक बना हुआ है रायपुर में, किलोमीटरों में बने हुए हैं। उनकी कालांतर में जब फर्श बनवाई गई थी तो पक्की थी, अब वो टूट गई, उसमें पानी भरा जाता है कि ऐश उड़े ना, ऐश के साथ वो पानी भूजल में जा रहा है। भूजल की स्थिति है सर की सरकारी रिपोर्ट में भी है और पिछले हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने ये माना, स्वीकार किया है अपने उत्तर में कि आर्सेनिक और फ्लोराइड की सबसे ज्यादा मात्रा रोहनिया ब्लॉक ऊंचाहार में है। स्थिति है सर कि वहां लोग विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़ी संख्या में विकलांग पैदा हो रहे हैं, उनके हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय में हम आपके माध्यम से, आपके संरक्षण से ये कहना चाहते हैं कि जहां टीबी, अन्य संक्रामक रोग, श्वास रोग, गले के रोग हो रहे हों, कैंसर बड़ी संख्या में हो रहे हैं, तो क्या सरकार और माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि एनटीपीसी ऊंचाहार के द्वारा हो रहे इस प्रदूषण में, जहां ऐश के कारण कैंसर, फ्लोराइड, आर्सेनिक की मात्रा उसके भूजल में जा रही है, वहीं एनटीपीसी के सीवर और गंदा पानी गंगा जल में जा रहा है, गंगा जी में जा रहा है, इसकी कोई जांच अलग से कराई है और उसकी कोई रिपोर्ट है? एक दूसरा, क्या सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का जो सर्वे है उसको संज्ञान में लिया है? और जो भूजल खराब हुआ है वहाँ का, उसका कोई सर्वे करा करके उसको संज्ञान में लिया है? और तीसरा माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो सीधे मानव जीवन से खतरा हो रहा है। मैं आपसे निवेदन जवाब करूंगा। आ जाए उसके बाद माननीय मंत्री जी। आपने जो बताया कि ऊंचाहार में 27 ग्राम पंचायतें हैं, इसके लिए मैं ये कहूँगा समय समय पर वहाँ जांच की जाती है और कोई ऐसी कमी जहाँ पाई जाती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। ऊंचाहार के बारे में मैं दोबारा फिर दिखवा लूँगा और आपने जो बताया ऐश उड़ रही है, इसकी भी जांच करवा लेंगे। और जहाँ तक सीएमओ से सवाल है सर्वे का, हेल्थ सर्वे का, उसकी हमें रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, हम उसको भी मालूम करेंगे। अगर कुछ ऐसा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मनोज संरक्षण आपसे चाहते अब बताइए प्लीज। एक इसमें कमेटी उच्च स्तरीय बन जाए, हमें भी साथ लेकर के चली जाए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि इसकी सही जांच हो जाए। कोई सरकार को दोषी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मानव जीवन का सवाल है कि एक कमेटी इसमें बन जाए। अरे वो कह रहे हैं ना कमेटी बन जाए, तुम्हारे को कहने की क्या जरूरत है? तो एक कमेटी सर बन जाए सक्षम है ऊंचाहार कहने की, और वो सर जांच कर ले। यही सर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ये क्या हो रहा है? हम इसको पहले दिखवाते हैं और आपकी भावनाओं का और माननीय मंत्री जी का पूरा सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि क्योंकि ये जो इस प्रकार की बात माननीय मनोज पांडे जी ने कही है, एनटीपीसी के द्वारा जो फ्लाई ऐश निकलती है काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंतर्गत वो प्रभावित करती है। और जो बातें बताई हैं वो गंभीर है कि रात में इतनी उसके ऊपर फ्लाई ऐश इकट्ठी हो जाती है और स्वाभाविक रूप से जिस समय पानी होगा तो अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड होने की बात कही है। फैक्ट क्या है ये वहाँ पर जांच के ऊपर पता चलेगा। तो इसमें आप प्रदूषण विभाग के कोई उच्च अधिकारी जो लखनऊ से जाएं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनको जाएं, स्वास्थ्य वालों को भी लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एक टीम बना लें और एक टीम बनाकर श्री मनोज जी को साथ लेकर उसका आप सर्वेक्षण करा लें और जो भी उसमें आवश्यक हो रहा है वो करें। प्रश्न क्या 8 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता ना, इससे ज़्यादा आ भी नहीं सकता और संभव भी नहीं है और इससे ज़्यादा अपेक्षित भी नहीं है। बैठिए,
नहीं, दादरी नहीं, जिस विषय के ऊपर प्रश्न है वो पूरे शहर, पूरे प्रदेश भर का उनके पास जानकारी थोड़ी है कि दादरी भी पूछ लें और वहाँ भी पूछ लें, वहाँ भी जो आपने पूछा था उस दिन उसका जवाब मिला था। आज जो मनोज पांडे जी ने प्रश्न पूछा वो उससे संतुष्ट हैं, उसके ऊपर अब कुछ पूछने को बाकी नहीं है। प्रश्न संख्या, पानी वालों को, जल वालों को भी शामिल कर उनको भी सम्मिलित कर लेंगे इसमें एक, और इसकी प्रयास करें इसको 15 दिन के अंदर उसकी जांच करा के मेरे कार्यालय में उसकी जानकारी दें। प्रश्न संख्या, हाँ नहीं, सबकी जानकारी नहीं है, आप अलग से प्रश्न लगाइए, पूछिए, आपको उत्तर मिलेगा। आप आज समय देखिए, इस समय जो प्रश्न था उसी की जानकारी होगी ना, आप बैठ जाइए। नहीं, वो नहीं। प्रश्न संख्या 8 डॉक्टर रागिनी। मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से था कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्कूल हैं और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं और जो भी हमारे जो मुख्य संपर्क मार्गों से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको क्या मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने की कोई योजना है सरकार के द्वारा? तो जो उत्तर प्राप्त हुआ है उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। अध्यक्ष जी, कल हमारे बेसिक शिक्षा के जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा कि जो हमारे एनरोलमेंट रेट्स हैं एजुकेशन के, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स के, वो कम हैं। और ये जो एनरोलमेंट्स कम होने का कारण है अध्यक्ष जी, कि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं वो जब सरकारी स्कूल की ड्रेस में रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। वो एक परिवार के लिए एक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की तरह काम करता है। मेरा ये एक आयरनी कह सकते हैं अध्यक्ष जी, या बड़ी ही विडंबना है कि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, IIT से पढ़ रहे हैं, NIT से पढ़ रहे हैं, हम MBA कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लॉ की पढ़ाई को कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे प्राइमरी स्कूल्स की तो हमें कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। एक परिवार अपने आप को छिपाता है ये बताने से कि मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और इन संस्थानों की जिनकी मैंने बातें की, इनकी गुणवत्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्कूल के टीचर्स, वहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है। एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एजुकेशन के डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए वहाँ की रोड कनेक्टिविटी। और ये जितने भी संस्थानों की मैंने बात की है वहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन आज जब स्कूल के गाँव की बात करते हैं, गाँव के स्कूलों की, तो वहाँ के जो रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं। बच्चे जो हैं पगडंडियों से स्कूल जा रहे हैं और बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि रास्ते ही नहीं है कि बच्चे स्कूल पहुंच पाए। तो मेरा मंत्री जी से ये मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सरकार, क्योंकि अभी तो कोई योजना ऐसी है नहीं, क्या सरकार इस पे मंथन करेगी और कोई ऐसी योजना बनाएगी ताकि जितने भी हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जा सके, और यदि बनाएगी तो उसे कब तक करेगी? साथ ही साथ मैं सरकार से ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके द्वारा ही कहा गया था कि जहाँ जहाँ पे जो भी स्टूडेंट स्टॉप करेंगे, अच्छे अंक लाएंगे, उन स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए उन स्कूलों की जो रोड्स हैं उनको बनवाई जाएगी या मरम्मत कराई जाएगी। तो आपके 6 वर्षों के कार्यकाल में उन बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार के द्वारा चिन्हित कितने स्कूल हैं जिनके मार्गों को बनवाया गया? साथ ही में ये स्कूल्स अध्यक्ष जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो है ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमें अधिकार मिला है मतदान का। हमारे जो जनता है वहाँ पे मतदान देने के लिए आती है, लेकिन जब वो उन रास्तों को टूटा फूटा देखती है और कई बार तो जो हमारे पोलिंग बूथ है वहाँ पे जाने के लिए जगह भी नहीं होती है और वो निराश होकर के वापस चली जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी शिक्षा और साथ ही साथ ये पोलिंग बूथ जितने भी हैं, क्या सरकार उनको प्राथमिकता पे लेते हुए वहाँ पे, क्योंकि अध्यक्ष जी एक और बात कहूँगी कि जो जवाब मेरा आया है उसमें ये भी बोला गया है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं ज़्यादातर या तो वो मेन रोड्स पे हैं और कुछ जो अंदर हैं उनको हमारा जो लोक निर्माण विभाग है वो कवर नहीं करता है और उसे पंचायत के द्वारा जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष जी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा और साथ ही साथ मतदान भी होता है, और अगर पोलिंग बूथ की स्कूल्स को ना बनाया जाए रोड्स को, तो ये ठीक है। माननीय मंत्री जी।
जहाँ तक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वो सही है कि जो विद्यालय हैं वो प्राथमिक विद्यालय अधिकतर ग्राम पंचायत की परिधि में आते हैं। और जहाँ तक लोक निर्माण विभाग का सवाल है, लोक निर्माण विभाग की जो योजनाएं हैं वो जनसंख्या और बसावटों के ऊपर आधारित हैं और उसको दृष्टिकोण में रखते हुए अभी जो योजनाएं चल रही हैं वो 250 की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है तो वो बसावटें हम जोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हैं उनको जोड़ा जा रहा है और जो 500 मीटर से कम की सड़कें हैं उन्हें, जैसे कि सदस्य ने भी बताया और उनको मालूम है कि वो अभी लोक निर्माण विभाग नहीं करता है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के द्वारा होता है। स्कूल का जहाँ तक सवाल है वो अधिकतर सड़कों पे ही हैं और जहाँ आगे की योजना का सवाल उठाया है, मैं ये बताना चाहता हूँ और अनेक सदस्यों ने भी पहले उठाया था कि जो हमारी विलेज रोड्स हैं यूपी में बहुत ज़्यादा हैं, 2 लाख किलोमीटर विलेज रोड्स हैं, ग्रामीण सड़कें, और समय के साथ ट्रैफिक बढ़ गया है, लोगों का आवागमन, ढोने के वजन, गन्ना, ट्रॉली, तमाम ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो सरकार ने आगे के लिए ये योजना बनाई है कि जो विलेज रोड्स हैं उन्हें हम ODR में कन्वर्ट करें। ODR में जब सड़क कन्वर्ट होगी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के मानक, उसमें चौड़ी भी होंगी, मजबूत भी होंगी और प्राथमिकता दी जा रही है। और हमारी जो सदस्य हैं वो इस बात से प्रसन्न होंगी क्योंकि वो डॉक्टर हैं कि जितने मेडिकल कॉलेज हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनको प्राथमिकता पे लिया जाएगा जहाँ ये सड़कें हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, डिग्री कॉलेज है, महिला इंटर कॉलेज है, उनको भी जहाँ ग्रामीण सड़कें हैं वहाँ ODR में कन्वर्ट किया जाएगा। तमाम ऐसे मंडियाँ हैं, ब्लॉक मुख्यालय हैं, तो पूरा प्रयास भी है और पूरा ध्यान भी है। और जहाँ तक मतदान का सवाल है, माननीय सदस्य ने उठाया, मतदान केंद्र ये अधिकतर स्कूल होते हैं और ये मुझे बताने में प्रसन्नता होगी कि पिछले 6 वर्षों में जब से हमारी सरकार आई है मतदान प्रतिशत इतना बढ़ा है कि आज़ादी के बाद कभी बढ़ा नहीं होगा। तो ये मतदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था, मतदान में ये भी देखा